तो आज सत्ता में सबसे पहले बात अखिल भारतीय गैंगस्टर्स लिमिटेड की। अब तक आपने सबसे बड़े डॉन के तौर पर दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे गैंगस्टर और उनकी सत्ता दिखाने जा रहे हैं जो मौजूदा वक्त में शायद दाऊद से भी बड़ी, खूंखार और खतरनाक है। यह सत्ता अब देश की जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गई है। इसी को खत्म करने के लिए एनआईए ने देश के अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ रेड मारी, लेकिन गैंगस्टर्स के अंदर इसका थोड़ा भी खौफ नहीं देखने को मिला। तभी तो जब एनआईए देश में रेड कर रही थी, ये गैंगस्टर और उनके गुर्गे मर्डर कर रहे थे, सत्ता की जंग में एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। ये जंग है देश के दो सबसे बड़े गैंगस्टर और उनके सिंडिकेट की। एक और लॉरेंस बिश्नोई जो सीना ठोककर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ले चुका है, तो दूसरी ओर वो बम्बीहा गैंग जिसने लॉरेंस से मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की कसम खा रखी है। कल इसी जंग का एक खूनी चैप्टर गुरुग्राम में लिखा गया, जहां सरस्वती इलाके में राहुल सोलंकी नाम के लड़के की हत्या हो गई। यह सब कुछ तब हुआ जब कुछ ही घंटे पहले गैंगस्टर्स और उनके खौफ को खत्म करने के लिए एनआईए ने करीब देश के 70 ठिकानों पर रेड की। इतना ही नहीं, राहुल सोलंकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर ने फेसबुक पोस्ट लिखकर इसकी जिम्मेदारी भी ली और जांच एजेंसियों को खुली चुनौती दी। साथ ही यह भी लिखा कि जो कौशल बवाना और बम्बीहा गैंग का साथ देगा उसका भी यही हाल होगा। ये सब कुछ इस बात का पक्का और साफ सबूत है कि कैसे देश में गैंगस्टर्स के खौफ की सत्ता हर दिन मजबूत होती जा रही है। इसी पर हमने आपके लिए सत्ता की एक मोस्ट वांटेड कुंजी भी तैयार की है, वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही दो गैंगस्टर और उनके गैंग्स से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने खौफ और देश के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इनमें एक है बिश्नोई गैंग और दूसरा बम्बीहा गैंग। बिश्नोई गैंग का सरगना खुद लॉरेंस बिश्नोई है, जबकि बम्बीहा गैंग की शुरुआत वैसे दविंदर बम्बीहा ने की थी। आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में इस गैंग का सरगना लक्की पटियाल है। लॉरेंस बिश्नोई अपनी जराइम की दुनिया का नेटवर्क देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ से बैठकर चलाता है, जबकि लकी पटियाल आर्मेनिया से बम्बीहा गैंग को ऑपरेट करता है। लॉरेंस गैंग की 650 से ज़्यादा ब्रांच। अब थोड़ा सा रुकिएगा और समझिएगा आज ये खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। ये खबर आज इसलिए है क्योंकि ये गैंग सिर्फ दिल्ली, एनसीआर, पंजाब तक सीमित नहीं है। ये गैंग्स अब पूरे देश में ऑपरेट कर रहे हैं अपने आप को। इन्होंने छोटे बड़े गैंग्स को अपने साथ जोड़ लिया है और लॉरेंस बिश्नोई ने 650 से ज़्यादा गैंग्स को देश के अपने साथ इकट्ठा किया हुआ है और देश के कोने कोने में 600 से ज़्यादा उसके शार्प शूटर हैं, यानी ये जहां चाहे किसी को गोली मरवा सकता है। जबकि बम्बीहा गैंग में अभी 300 से ज़्यादा शार्प शूटर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई राज्यों में नेटवर्क उसके चल रहे हैं, जबकि पंजाब से शुरू होने वाला बम्बीहा गैंग भी कई राज्यों में ऑपरेशन करता है और उसकी दहशत भी है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने जुर्म और गैंग की शुरुआत पंजाब से ही की थी। आज लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह तिहाड़ में बैठकर मर्डर, फिरौती और कई जघन्य अपराधों को अंजाम देता है, उसके जरिए वो एक बड़ा डॉन बनने का सपना भी देख रहा है, जबकि बम्बीहा गैंग लगातार उसकी दहशत को चुनौती दे रहा है। वर्चस्व की यही जंग बार बार खूनी लड़ाई में तब्दील हो रही है और आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई ये फिल्म की कहानी है, लेकिन यकीन मानिए ये फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। और ये तस्वीरें आपको दिल्ली, एनसीआर, पंजाब से लेकर के कनाडा, आर्मेनिया, इन तमाम तरीके के देश और विदेश में तार इसके जुड़े हुए हैं। आज हम लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग की खूनी जंग के कई पन्ने खोलने वाले हैं। आज हम आपको कैसे इन गैंगस्टर्स के सामने दाऊद जैसे नाम भी छोटे हो गए। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई की अब बात करते हैं, जिसने क्राइम की शुरुआत किसी T20 मैच की तरह की थी, लेकिन बाद में छोटी छोटी वारदातों की लिस्ट लंबी होती चली गई और मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और अपराधों का अर्धशतक वो लगा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, हालांकि कई मामलों में उसे बरी भी किया जा चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। अभी बिश्नोई गैंग के पास 60 लाख रुपए से ज्यादा के हथियार हैं और इनमें भी कई हाईटेक हथियार शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने हाथों में एक भी हथियार नहीं थाम रखा है। वो खुद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से अपना नेटवर्क ऑपरेट करता है। दावा किया जाता है कि इसके लिए वो 40 से ज्यादा अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करता है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 30 साल है, लेकिन उसके अपराधों की लिस्ट उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के
फाजिल्का में जन्मे लॉरेंस के पिता पुलिस में थे, लेकिन बेटे ने जुर्म की दुनिया चुनी। वैसे लॉरेंस का मतलब होता है दूध की तरह चमकने वाला, लेकिन परिवार को क्या मालूम था कि उसके कारनामे इतने काले होने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यही वो लॉरेंस बिश्नोई है जिस पर 2018 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान तक की सुपारी देने के आरोप लग चुके हैं। लॉरेंस खुद कैमरे पर यह बात कबूल कर चुका है। सलमान खान उसके निशाने पर है, यह बात वो कह चुका है। मई 2022 में हुई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड भी लॉरेंस बिश्नोई को बताया जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी और दावा किया जाता है कि उसके मर्डर का ऑर्डर लॉरेंस बिश्नोई ही ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से दिया था। जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ देश के अंदर ही ऑर्डर नहीं देता, बल्कि उसका कलेक्शन, कनेक्शन और नेटवर्क देश से बाहर बैठे शूटर्स, सुपारी किलर्स और ड्रग्स कार्टेल तक है। भारत के राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क है, उसी को तोड़ने के लिए एनआईए ने जबरदस्त छापे मारे हैं। लेकिन लॉरेंस का एक और खास शख्स कनाडा में बैठा हुआ है जिसका नाम गोल्डी बराड़ है, जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की साजिश में सबसे अहम किरदार था। इसके अलावा मैक्सिको से लेकर इटली तक और इटली से लेकर थाईलैंड तक लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपना अपराध को ऑपरेट करता है। सुनने में आपको ये बातें किसी वेब सीरीज या किसी फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसी लग रही होंगी, लेकिन ये आज की खतरनाक जमीनी हकीकत है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद आज बम्बिहा गैंग की भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अखिल भारतीय गैंगस्टर लिमिटेड में शामिल ये ऐसा गैंग है जो कदम कदम पर बिश्नोई गैंग को चुनौती देता है और दोनों के बीच रंजिश बहुत पुरानी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की जब हम बात कर रहे थे तो बम्बिया गैंग के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। और उसकी जो क्राइम फाइल्स हैं वो बताती हैं कि दविंदर सिंह सिद्धू ने पंजाब का ये बम्बिया गैंग बनाया था। 2010 में हत्या के मामले में दविंदर बम्बिया गिरफ्तार किया गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेल में गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और देविंदर उसके बाद में शार्प शूटर बना। इसके बाद 21 साल की उम्र में जेल से भागकर उसने अपना गैंग बना लिया, यानी कि देविंदर ने अपना गैंग बना लिया था। 2012 से 2016 तक पंजाब में देविंदर का खौफ था। 9 सितंबर 2016 को एनकाउंटर में देविंदर मारा गया, जिसने बम्बिया गैंग बनाया था। गौरव उर्फ लकी पटियाल ने गैंग की कमान संभाल ली और इसके बाद कत्ल, हत्या की कोशिश और फिरौती जैसे अपराध इस गैंग के मेन काम हैं। चंडीगढ़ में ये रहता है पटियाल और आर्मेनिया से ऑपरेट करता है लकी। कई सालों से प्रत्यर्पण पर भारत लाने की इसकी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये अभी आ नहीं पा रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिया गैंग के बीच कैसे वर्चस्व की जंग में खुद को बीच साबित करने की कोशिशें होती रहती हैं और कैसे पंजाब की जमीन बार बार खून से लाल होती चली गई है। मौजूदा वक्त में ये दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। बदले की ये कहानी बम्बिया गैंग के लबी दयोड़ा की हत्या से हुई और ये हत्या की लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संपत नेहरा ने। बम्बिया गैंग ने इसका बदला लिया और उसने बम्बिया गैंग से जुड़े मनप्रीत मन्ना की मुखबरी पर लॉरेंस बिश्नोई के खास अंकित भादु का एनकाउंटर हो गया। इसमें बिश्नोई गैंग बौखला गया और दिसंबर 2019 में बम्बिया गैंग के मनप्रीत मन्ना को उसने मार दिया। इसके बाद फिर बम्बिया गैंग ने अक्टूबर 2020 में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को मारकर इसका बदला लिया। बदले की इस कहानी में नया खूनी अध्याय अक्टूबर 2020 में ही लिखा गया, जब लॉरेंस गैंग ने बम्बिया गैंग के रणजीत राणा को मार दिया। इसके बाद लॉरेंस के करीबी विक्की मिद्दुखोड़ा की हत्या कर दी गई और फिर लॉरेंस गैंग ने विक्की की मौत का बदला लेने के लिए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची और उसका मर्डर करवा दिया। यानी मौजूदा वक्त में ये गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आए दिन इसके सबूत देखने को मिलते रहते हैं। गुरुग्राम में राहुल सोलंकी की हत्या भी इसी खूनी जंग का नया चैप्टर है और अब ये गैंगस्टर किसी इंटरनेशनल डॉन की तरह जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि लोकल गैंग वॉर के साथ साथ अब इसमें खालिस्तानी और आईएसआई के टेरर लिंक के भी दावे किए जा रहे हैं और अब इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और अब इस खबर पर नजरिया 9। आपने गैंग वॉर पर बनी कई फिल्में देखी होंगी। इन फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब दो गैंग आपस में लड़ते हैं तो बंदूक से निकलने वाली हर गोली किसी न किसी गैंगस्टर की किस्मत में लिखी होती है। इसी तरह रियल लाइफ स्टोरी में भी जब दो गैंग्स के बीच इस तरीके की खूनी जंग छिड़ी हो तो कई मामलों में पुलिस उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। इसके पीछे सोच ये होती है कि दोनों कातिल आपस में
लड़ लड़ कर निपट जाएंगे और इसके बाद बची कुची सफाई पुलिस करेगी। हालांकि विश्नोई और बम्बिया गैंग जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपस में लड़ने देने की जो स्ट्रेटजी है वो काम नहीं आएगी। इसके सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सत्ता में अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां से आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए दो खबरें हैं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में सीएम के बाद अब मेयर भी आम आदमी पार्टी का बन गया है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर चुनी गई हैं। उनके लिए अब केजरीवाल के लिए जो दूसरी बुरी खबर यह है कि दिल्ली के फीडबैक यूनिट के मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच होगी, क्योंकि फीडबैक यूनिट पर जासूसी करने के आरोप हैं। पहले बात करते हैं उस जासूसी कांड की जिसने दिल्ली में राजनीतिक गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जासूसी कांड से पारा इतना हाई है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों राजनीतिक दल अपने अपने आरोपों की एक दूसरे को झुलसाने की जो है आग से कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जासूसी कांड का यह मामला दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। दिल्ली शराब कांड के एफआईआर में पहले नंबर के आरोपी बनाए गए हैं मनीष सिसोदिया पर अब विपक्षी नेताओं की जासूसी का भी आरोप लगा है। गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर लगे इस आरोप की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है और यही वजह है कि आप और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने। तो सबसे पहले जासूसी कांड है क्या, इसे आसान भाषा में समझ लीजिए, फिर आपको इस पर राजनीतिक रिएक्शन की एक रील भी दिखाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 2015 में तब हुई जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के सीएम और मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम बने। 2015 के सितंबर महीने में दिल्ली सरकार ने एफबीयू यानी फीडबैक यूनिट का गठन किया। एफबीयू के गठन का मकसद हर विभाग के काम पर नजर रखना था। एफबीयू के गठन पर तर्क दिया गया कि इसके जरिए भ्रष्टाचार पर नजर रखी जाएगी। यह सरकार को अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार पर जानकारी देगी। यह एफबीयू डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अधीन काम कर रही थी। लेकिन अब आरोप यह लगा कि यह फीडबैक यूनिट कुछ और ही काम कर रही थी। एफबीयू भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं पर निगरानी रख रही थी, विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रही थी, विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी। शुरुआत में तो विपक्षी नेताओं के इन आरोपों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी ने एफबीयू की शिकायत की। 2016 में इस शिकायत पर सीबीआई ने एफबीयू के काम की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि एफबीयू ने विपक्ष के नेताओं की जासूसी की थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 8 महीनों में एफबीयू ने 700 मामलों की जांच की थी। इन 700 मामलों में तकरीबन 60% राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। सीबीआई ने एफबीयू पर विजिलेंस विभाग को रिपोर्ट सौंपते हुए विस्तृत जांच की इजाजत मांगी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय के जरिए मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति देने की मांग की और 17 फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से केस चलाने की अनुमति दे दी गई। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि विपक्षी नेताओं की जासूसी फीडबैक यूनिट कर रही थी, तो इसमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच क्यों हो रही है? दरअसल फीडबैक यूनिट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अधीन काम कर रही थी, इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो रही है। फीडबैक यूनिट में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई जांच होगी। बीजेपी लंबे समय से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही थी। वो कई बार प्रदर्शन भी कर चुकी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें सिर्फ और सिर्फ साजिश नजर आ रही है। जैसे ही सीबीआई जांच की बात मीडिया में आई, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके उनके खिलाफ जांच के आदेश देने वालों को कायर कहा। मनीष सिसोदिया ने लिखा, अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी केस किए जाएंगे। सौ महत्वपूर्ण लोगों की छिप करके फोन सुना गया है, डेटा लिया गया है, जासूसी की गई है। ये तो हमारे देश में बहुत बड़ा अपराध है। मेरी डिमांड पूरी हुई है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये पूरी तरह से फर्जी मामला है, झूठा मामला है। पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़ चुकी है। बस बीजेपी का यही कहना है कि किसी तरह से इनको फर्जी केसेस में फंसाओ और डिफेम करो।
से इन्होंने जासूसी कराने की न केवल कोशिश की, डिपार्टमेंट की नियुक्ति की गई, पैसा उस पर खर्च किया गया और आज दूध का दूध पानी का पानी। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत पॉलिटिकल लोगों का, चाहे वो अपनी पार्टी के हैं चाहे दूसरी पार्टी के हैं, उनकी जासूसी कराना एक प्रकार का अपराध है और मनीष सिसोदिया उसका हेड था। ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, इस तरीके के और केस जो है, झूठे केस हम पे लगाए जाएंगे। ये सीधे सीधे सेडिशन का केस है, संविधान के मूल धाराओं के विपरीत है। मुझे आप बताइए, यूएपीए क्यों नहीं लगना चाहिए? वो होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो ये तो अनलॉफुल एक्टिविटीज है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई तुरंत गिरफ्तार करे और इस जासूसी कांड की तह तक जाए। इसकी सारी रिपोर्ट सीधा अरविंद केजरीवाल को जाती है। पक्ष के लोगों को सिर्फ परेशान करना है, ये पूरा देश देख रहा है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप सीबीआई का नोटिस भेजते हो। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ना ये पहला आरोप है और ना ही ये कोई पहली जांच है। इससे पहले मनीष सिसोदिया पर शराब कांड में कुछ ठेकेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। शराब कांड में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम पहले नंबर पर था। शराब कांड पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में क्लासरूम बनाने में घोटाले का भी आरोप लगाया है। तो मनीष सिसोदिया के लिए बैक टू बैक मुसीबतों का दौर जारी है और अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए वो अच्छी खबर जिसका इंतजार वो दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद से ही लगातार कर रहे थे। लंबे इंतजार, कई राउंड के हंगामे के बाद आज दिल्ली के नए मेयर का चुनाव हो ही गया। आपकी शैली ओबरॉय दिल्ली की नए मेयर चुनी गई हैं। मेयर के चुनाव में कुल 266 वोट पड़े, जिसमें आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को 150 और बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले और 34 वोटों से जीतकर शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर बन गई। कांग्रेस ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 39 साल की शैली ओबरॉय पेशे से प्रोफेसर रही हैं। खास बात यह कि वो पहली बार पार्षद चुनी गई, मेयर चुनी गई। शैली ओबरॉय 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। तो आपकी मेयर चुने जाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा उनको कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई और गुंडागर्दी की हार। शैली ओबरॉय के मेयर चुने जाने पर दिल्ली की जनता को बधाई। दिल्ली का मेयर चुनाव काफ़ी दिनों से टल रहा था, लेकिन आज ये चुनाव हो गया और दिल्ली को मेयर मिल गया। लेकिन मेयर चुनने की प्रक्रिया कितनी लंबी चली, इसमें किस तरीके के हिंसक और कानूनी मोड़ आए, इस पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील तैयार की है, उसे देख लीजिए। कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा। पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के एलजी मिलकर
दिल्ली का चुनाव नहीं होने दे रहे थे, मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे थे, लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहे थे। आज चुनाव हुआ तो असलियत सबके सामने आ गई। अगर जीतने के बाद भी आप गाली दे रहे हो, इसका मतलब आप मन से हारे हुए हो। हमने तो कभी अटकल नहीं लगाया। अटकल और अड़चन दोनों आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। तो इसमें नजरिया 9 ये है कि दिसंबर 7, 2022 को दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे आए और 22 फरवरी 2023 को दिल्ली को नया मेयर मिल पाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद। यानी इस काम में 77 दिन या कहें कि करीब 2.5 महीने लग गए। साफ है कि जब राजनीतिक विवादों की स्पीड बढ़ती है तो नियुक्ति और कामकाज की स्पीड कम हो जाती है। और अब बात उस आलोचना की जो इतनी नुकीली थी कि यूपी पुलिस को वो चुभ गई और नतीजा ये हुआ कि एक पन्ने का एक नोटिस एक लोक गायिका को भेज दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान एक मां बेटी की मौत हो गई थी। इस पर नेहा राठौड़ नाम की एक लोक गायिका ने एक गीत गाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस गीत में नेहा राठौड़ ने यूपी सरकार, मुख्यमंत्री और पुलिस की आलोचना की थी और आरोप है कि इसी बात पर यूपी पुलिस ने नेहा राठौड़ को नोटिस दिया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा। नेहा राठौड़ ने नोटिस देने के दौरान कहा, एक वीडियो बनाया और उसको ट्वीट भी किया। एक बार पहले नेहा राठौड़ का वो गीत सुनिए जिसकी वजह से उन्हें यूपी पुलिस का नोटिस मिला, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा तो नेहा राठौर के इसी गीत पर यूपी पुलिस ने उनसे 7 सवाल पूछ लिए। ये सवाल हैं, क्या वीडियो में आप स्वयं हैं अथवा नहीं? क्या आपने खुद ये वीडियो ट्विटर पर या यूट्यूब पर अपलोड किया है? क्या यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल आपके हैं? क्या ये गीत आपने खुद लिखा है या नहीं? अगर आपने ये गीत खुद लिखा है तो प्रमाणित करती हैं इसको आप। अगर किसी और ने लिखा है तो लेखक ने आपसे सत्यापित करवाया था और इस गीत से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को आप समझती हैं या नहीं? यूपी पुलिस ने इस नोटिस में इन 7 सवालों के साथ नेहा राठौर को बता दिया कि आपकी गीत से वैमनस्य और तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 3 दिनों में जवाब दीजिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस की नोटिस की नेहा राठौर के तेवर भी उसको लेकर के खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा नोटिस आया है वैसा ही जवाब भी दिया जाएगा। ये लोग मुझे जानबूझकर टारगेट करते हैं लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। मुझे शुरू के दिन से ही पता था, जिस तरह के गीत मैं लिख रही हूँ, गा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नशे में थी और एक दिन आई और मैंने कुछ गाना शुरू कर दिया या ये एक कोई पागलपन सा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू के दिन से ही मुझे पता था कि हाँ, इस तरह की चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ सकता। देखिए, मेरे पास 2 रास्ते थे। एक वो सरकार के गुणगान करने वाला, वो भी रास्ता मेरे पास था। मैं गीत लिखती हूँ और गाती हूँ तो मैं वो गीत भी तो लिख ही सकती हूँ ना, पर मैंने वो नहीं चुना। मैंने बेरोजगारी, महंगाई और इन सारी मुद्दों के गीत लिखे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा चीजें होंगी, लेकिन इस तरह से होंगी कि पहले ससुराल पहुंच जाना, फिर वहां से बात न बनी तो दिल्ली पहुंच जाना, मतलब ये कुछ ज्यादा हो रहा। ऊपर से मेरे गीत आपने भी सुने होंगे, लोग भी सुने होंगे। ऐसा उसमें क्या है भैया कि आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने? जो है सवाल भी बड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा गया है कि मैं हूं या नहीं, इसमें भी अथवा है या नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, कहीं से भी बोलूं तो ये मुझे फंसाने का काम कर सकते हैं। तो नेहा राठौर को योगी सरकार ने नोटिस भेजा तो विपक्ष को मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
योगी सरकार को नोटिस भेजने वाली सरकार कहा तो जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा यह बीजेपी की असहिष्णुता है। बीजेपी कह रही है पुलिस अपना काम कर रही है। बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान? बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। कलक्टर ठुमके बाज 62 कलहो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा। नोटिस वाली सरकार है। हम उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को हम कानून से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देंगे। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में थाज बा। गायिका वगैरह लोग हैं या जो भी इस तरह से काम करने वाले लोग हैं ये टीआरपी पे काम करते हैं। इनको कोई इशू चाहिए, इनको कोई इशू मैंने इस तरह से मिल जाए कि हमको क्या इशू है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि इसमें कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। राठौर एक अच्छी कलाकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असहिष्णुता। बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा। शुरू के दिन से ही मुझे पता था कि हाँ इस तरह की चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ सकता है। मेरे गीत आपने भी सुने होंगे, लोग भी सुने होंगे। ऐसा उसमें क्या है भैया कि आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने? कलक्टर ठुमके बाज 62 कलहो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज। वैसे तो नेहा राठौर के प्रशंसक ये मानते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखती है और गाती है, लेकिन उनके विरोधी ये कहते हैं कि नेहा राठौर के ज़्यादातर गाने एक ही तर्ज के हैं और अक्सर एक ही विचारधारा के हथियार की तरह वो इस्तेमाल होते हैं। इस दायरे के बाहर नेहा राठौर की अपनी कोई मूल रचना लोगों में ज़्यादा असर नहीं डाल पाई है। बीजेपी समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि नेहा राठौर की आलोचना सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए होती है। विपक्ष शासित राज्यों में वो थोड़ी दूरी बनाकर रखती हैं। विपक्ष पर उनका कटाक्ष थोड़ा कम और सेलेक्टिव ही रहता है, लेकिन बीजेपी समर्थकों और विरोधियों की इन बातों से इतर यूपी सरकार को यह समझना चाहिए कि आलोचक, प्रशंसक और समीक्षक के बीच संतुलन जरूरी है। सिर्फ आलोचना करने पर किसी को नोटिस नहीं भेज सकते, भले ही वो किसी भी विचारधारा से हो या कोई और बात हो। आलोचना को अपनी शक्ति बनाने में ही समझदारी है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार उदाहरण पेश किया है कि वो आलोचना को अपनी शक्ति में तब्दील कर लेते हैं। जिन लोगों ने नेहा राठौर को नोटिस भेजा है और जो सेलेक्टिव आलोचना करते हैं, उन्हें पीएम मोदी की ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। और इस पर नजरिया 9 ये कि आलोचना के दो कोने हैं। एक तो आलोचना की आज़ादी हो, दूसरी आलोचना को महानता की सीढ़ी की तरह लेना चाहिए। जो आलोचना से मुक्त हैं वो महानता से दूर हैं। आलोचना के दमन पर आज दुष्यंत कुमार की अमर पंक्तियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लिखा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है,
ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इन पंक्तियों को आलोचना के पक्ष में एक मशाल की तरह देखा जाता है और आलोचनाओं की ये मशाल जलती रहनी चाहिए। और अब देश की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव गुट को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। चुनाव को लेकर 2 महीने से खींचतान के बाद आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर चुनी गई। डिप्टी मेयर भी आपके आले मोहम्मद इकबाल चुने गए। दोनों पदों पर बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई। जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुंडागर्दी हार गई, दिल्ली की जनता जीत गई। तो देखिए, हमें आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़बरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।